मित्रों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार सहगल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम लोग जीव विज्ञान के वैकल्पिक प्रश्नों की व्याख्या देखेंगे। आइए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, पहला प्रश्न क्या है? कह रहा प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जेनेटिक कोड का संश्लेषण किसने किया था? किया था। फिर से देखिए, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जेनेटिक कोड का संश्लेषण किया था। मित्रों देखिए, किसने किया था? ऑप्शन ए मिलर, बी खुराना, सी ऑप्शन है डी वेरिस और डी ऑप्शन है कैल्विन। फिर से देखिए, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जेनेटिक कोड का संश्लेषण किसने किया था? तो जेनेटिक कोड का संश्लेषण किसने किया था मित्रों? ऑप्शन फिर से देखिए, ऑप्शन क्या है? ए मिलर, बी है खुराना, सी है डी वेरिस और डी है कैल्विन। बताइए मित्रों, इसमें चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? इसका ऑप्शन बी सही होगा मित्रों। कौन सही है? बी। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने पहली बार प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जेनेटिक कोड का संश्लेषण किया था। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ये कह रहा है जंतु कोशिका में, क्या कह रहा है? जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? यानी एनिमल सेल में क्या एब्सेंट होता है? देखिए, ऑप्शन ए है न्यूक्लियस केंद्रक, बी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, सी ऑप्शन है सेलुलोज की कोशिका भित्ति और डी ऑप्शन है कोई नहीं। बताइए मित्रों, जंतु कोशिका में एनिमल सेल में क्या एब्सेंट होता है? चारों विकल्पों में से एनिमल सेल में क्या एब्सेंट होता है? फिर से देख लीजिए, ऑप्शन ये क्या है? न्यूक्लियस या केंद्रक, बी ऑप्शन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, सी है सेलुलोज की कोशिका भित्ति और डी ऑप्शन है कोई नहीं। बताइए जल्दी, बताइए मित्रों, इसका ऑप्शन कौन सही होगा? इसका ऑप्शन सी सही होगा मित्रों। कौन सही होगा? सी, जिसे सेलुलोज की कोशिका भित्ति कहते हैं। अब सेलुलोज जो कोशिका भित्ति होती है, पहली चीज तो एनिमल सेल में सेल वॉल होती नहीं। सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है। सेल वॉल क्या होता है? एब्सेंट होता है। और जो सेल वॉल होता है वो प्लांट में पाया जाता है, प्लांट सेल में। और दूसरी चीज, प्लांट सेल के साथ साथ वो जो सेल वॉल बनी होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। और सेलुलोज का पाचन मानव में नहीं हो सकता। हमने पाचन तंत्र में बताया भी है कि सेलुलोज का पाचन मानव में नहीं होता है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि सेल डिवीजन का नियंत्रण कंट्रोल होता है। सेल डिवीजन का नियंत्रण यानी कोशिका विभाजन का नियंत्रण होता है, किसके द्वारा होता है? प्रश्न ये है। ऑप्शन ये है प्रोटो ओंकोजिन्स द्वारा, ऑप्शन बी है ओंकोजिन्स द्वारा, ऑप्शन सी है वर्णकों द्वारा या क्रोम द्वारा, आई, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। फिर से देखिए क्या कह रहा है? कोशिका विभाजन का, सेल डिवीजन का कंट्रोल कौन करता है या किसके द्वारा होता है इसका कंट्रोल? सेल डिवीजन का। ए ऑप्शन क्या है? प्रोटो ओंकोजिन्स द्वारा,
बी ऑप्शन है ओंकोजीन्स द्वारा, सी ऑप्शन है वर्णकों द्वारा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए, ये थोड़ा कठिन है, अभी हमने सेल डिवीजन ऑनलाइन में पढ़ाया भी नहीं है, इसलिए थोड़ा कठिन है, लेकिन प्रयास करिए। अगर जानते होंगे ठीक है, नहीं जानते होंगे तो हम बता रहे हैं। तो कोशिका विभाजन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है मित्रों? बताइए, प्रोटोओंकोजीन्स द्वारा या ओंकोजीन्स द्वारा या वर्णकों द्वारा या इनमें से कोई नहीं। यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही है मित्रों। कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोओंकोजीन्स द्वारा होता है। अब प्रोटोओंकोजीन्स क्या है? प्रोटोओंकोजीन्स जो होते हैं वो जैसे RAS, SRCS, SRCS, SRC, इस प्रकार से कई प्रोटोजोन्स पाए जाते हैं, प्रोटोओंकोजीन्स पाए जाते हैं, जिसके द्वारा ये इसका सेल डिवीजन में ये क्या करता है? नियंत्रण करता है। अगर शायद ये नियंत्रण ना करे तो कैंसर रूपी, कैंसर वगैरह, ट्यूमर है, कुबर वगैरह जैसे निकलता है, तो कुबर में बहरहाल STH हार्मोन की अधिकता से भी निकलता है, हो जाता है कुबर, लेकिन उसमें सेल डिवीजन जो होता है ये नियंत्रण करता है, इसीलिए वो कंट्रोल होता है। ज्यादातर लोगों में क्या करता है? कंट्रोल करता है, लेकिन किसी किसी में जो है कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिसके द्वारा उनमें कैंसर हो जाता है, ट्यूमर हो जाता है, ऐसे रोग हो जाते हैं, और उसका मुख्य कारण कौन है? प्रोटोओंकोजीन्स। क्लियर? तो सेल डिवीजन का नियंत्रण कौन करता है? प्रोटोओंकोजीन्स। अब इतना क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? फिर से समझ लिए प्रोटोओंकोजीन्स का काम क्या है। ये कई जीन्स होते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग होते हैं, लेकिन ट्यूमर, कुबर और कह सकते हैं कैंसर, तो इन सब में ये जो है क्या करता है? इसका नियंत्रण नहीं हो पाता है प्रोटोओंकोजीन्स का, जिसके कारण ये सब कैंसर वगैरह, ट्यूमर हो गया, ये सब हो जाते हैं। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। विनिमय या इंग्लिश में कहते हैं क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में, किस स्टेज में होता है? आइए मित्रों, क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होता है, किस अवस्था में होता है? तो देखिए, ए ऑप्शन है जाइगोटी, बी ऑप्शन है पैकिटीन, सी ऑप्शन है डिप्लोटीन, डी ऑप्शन है डाइकाइनेसिस। फिर से समझ लीजिए, क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होता है? क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होता है मित्रों? तो क्रॉसिंग ओवर के ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन क्या है? जाइगोटीन, दूसरा ऑप्शन क्या है? पैकिटीन, तीसरा ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन क्या है? डिप्लोटीन, और डी ऑप्शन क्या है? डाइकाइनेसिस। आइए मित्रों, तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? पैकिटीन, यानी पैकिटीन कौन ऑप्शन? बी ऑप्शन। पैकिटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, तो पैकिटीन में होता है मित्रों। किसमें होता है? पैकिटीन में, क्योंकि पैकिटीन में होमोलागस, उसके पहले होता है जाइगोटी। कौन होता है? जाइगोटी। यही मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ जानकारी के लिए। यहाँ जैसे ये हो गया 2 क्रोमोसोम, ये है, ये मिले, ये दोनों मिले। अब ये दोनों मिलने के बाद क्या होगा? ये होमोलागस, एक दूसरे के समान हो गए। ये लेकिन किसमें होता है? जाइगोटी। ये किसमें होता है? जाइगोटी, जाइगोटी। लेकिन जाइगोटीन में ये होता है। अब यहाँ पैकिटीन में क्रॉसिंग ओवर, जब एक दूसरे को, पैकिटीन में क्या होता है? एक दूसरे के होमोलागस हो जाते हैं, तो बाद में एक दूसरे से ये जो है क्या करते हैं? क्रॉसिंग करते हैं। क्या करते हैं मित्रों? क्रॉसिंग करते हैं। ये एक दूसरे से जुड़ करके, एक चीज जान लीजिए कि एकदम सबसे बढ़िया आसान ये वाला बता दें, इस प्रकार से, जैसे यहाँ हो गया, ये हो गया, ऐसे बना,
ऐसे बना ये, और ये इधर से इधर क्रॉसिंग ओवर, दोनों का क्रॉसिंग ओवर, थोड़ा सा और इसको बना दे क्रॉसिंग ओवर। अब ये क्रॉसिंग ओवर हुआ, और क्रॉसिंग ओवर में ये जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे को क्या कर देते हैं, आदान प्रदान कर देते हैं। और ये डिप्लोटीन में होता है। डिप्लोटीन में कियाजमेटा का फॉर्मेशन होता है, और कियाजमेटा क्रॉसिंग ओवर जो है यहाँ कहाँ गया, डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है, कियाजमेटा बनता है। क्या बनता है मित्रों, कियाजमेटा, कियाजमेटा बनता है। क्या बनता है, कियाजमेटा बनता है। इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। इसमें जो दो क्रोमोसोम एक दूसरे के होमोलॉगस हो जाते हैं। क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, होमोलॉगस। और क्रॉसिंग ओवर किसमें होता है, पैकिटीन में। एक कियाजमेटा क्या है, अब कियाजमेटा ये है कि एक दूसरे से जब ये एक दूसरे को जेनेटिक मटेरियल आदान प्रदान कर रहे हैं, तो उस समय उसी को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और उस समय ये जो है डिप्लोटीन में क्रॉसिंग ओवर हो चुका होता है, और इसी को कियाजमेटा स्टेज कहते हैं। और कियाजमेटा स्टेज में एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। कियाजमेटा का फॉर्मेशन होता है डिप्लोटीन में, जबकि डायकाइनेसिस में टर्मिनल स्टेज होता है। कैसा स्टेज होता है, टर्मिनल स्टेज, यानी अर्थात दोनों क्रोमोसोम अपना जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे को आदान प्रदान करके अलग हो जाते हैं। क्लियर, डायकाइनेसिस में अंतिम स्टेज होता है। क्लियर। आइए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 5। तो अब पूछा जाए क्रॉसिंग ओवर किसमें होता है, किस अवस्था में, तो पैकिटीन में। किसमें होता है मित्रों, पैकिटीन में। कियाजमेटा का निर्माण डिप्लोटीन में। क्लियर। और अगर पूछा जाए टर्मिनल स्टेज किसमें पाया जाता है, डायकाइनेसिस, यानी अलग हो जाते हैं उसी के बाद। और जाइगोटीन में क्या होता है, एक दूसरे के क्रोमोसोम एक दूसरे के क्या होते हैं, होमोलॉगस होते हैं। होमोलॉगस वाला ये। और इसके बाद पैकिटीन में क्रॉसिंग ओवर हो गया, एक दूसरे के बराबर आए, फिर दूसरे को घूम करके एक दूसरे में जेनेटिक मटेरियल को एक दूसरे में भेज दिए। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। डीएनए सिंथेसिस यानी डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन सेल साइकिल की किस प्रावस्था में बनते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, डीएनए का संश्लेषण प्लस हिस्टोन प्रोटीन सेल साइकिल कोशिका चक्र के किस प्रावस्था में बनते हैं। पहली चीज, डीएनए का संश्लेषण जो होता है और हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण किस कोशिका चक्र के किस प्रावस्था में पाए जाते हैं। ऑप्शन देखिए, जीवन स्टेज, ऑप्शन बी है एस स्टेज, ऑप्शन सी है G2 स्टेज, ऑप्शन डी है एम स्टेज। फिर से देखिए, डीएनए सिंथेसिस प्लस हिस्टोन प्रोटीन सेल साइकिल की किस प्रावस्था में किस स्टेज में बनते हैं। देखिए ऑप्शन ए क्या है, G1 स्टेज, ऑप्शन बी क्या है एस स्टेज, ऑप्शन सी क्या है G2 स्टेज, या ऑप्शन डी क्या है एम स्टेज। यार से बताइए मित्रों, बहुत तेज। यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही है, एस स्टेज। किस स्टेज में, एस स्टेज में, यहाँ डीएनए सिंथेसिस होता है प्लस हिस्टोन प्रोटीन बनती है। किस स्टेज में, एस स्टेज में। क्लियर। क्योंकि स्टेज कितने प्रकार के, 4 होते हैं, G1 एस, G2 एम। एम का मतलब यहीं से माइटोसिस की क्रिया प्रारंभ होती है। क्लियर। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। यहाँ दिया गया है कि निम्नलिखित में से कैंसर किस कारण से होता है। देखो ये क्वेश्चन अभी हमने ऊपर बताया भी था, उनको प्रोटोन्कोजीन वाला। अब यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में से कैंसर किस कारण से होता है। ऑप्शन ये देखिए, कोशिका में सूत्री विभाजन के समय डीएनए की कमी के कारण। फिर से देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कैंसर किस कारण से होता है, यानी कैंसर किस कारण से होता है, क्वेश्चन है, समझ लीजिए। ऑप्शन ये क्या है, कोशिका में सूत्री विभाजन के समय डीएनए की कमी के कारण। ऑप्शन बी है सूत्री विभाजन को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया के बंद होने पर।
सी ऑप्शन है उपरोक्त दोनों के कारण। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। फिर से देखिए, निम्नलिखित में से कैंसर किस कारण से होता है। अभी हमने बताया है, अगर आप समझना चाहें तो वहीं से क्लियर हो जा रहा है। बी ऑप्शन क्या है, सूत्री विभाजन को नियंत्रित करने वाली, सूत्री विभाजन को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया के बंद होने पर। सी ऑप्शन है उपरोक्त दोनों के कारण। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। कौन ऑप्शन, बी ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि माइटोसिस डिवीजन में सूत्री विभाजन को नियंत्रित कौन करता है, अर्थात यहाँ कोशिका विभाजन का नियंत्रण कौन करता है, प्रोटोओन्कोजिन्स करता है। तो प्रोटोओन्कोजिन्स करने लगा, और जब ये प्रोटोओन्कोजिन्स प्रक्रिया जो उसको कंट्रोल कर रहा है, अगर वो बंद हो जाएगी तो निश्चित है कैंसर हो जाएगा। देखिए, यही तो कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कैंसर किस कारण से होता है। तो सूत्री विभाजन को नियंत्रित करने वाली जो प्रक्रिया है वो बंद हो जाता है, इसलिए ये जो है ऑप्शन नंबर बी, इसलिए कैंसर हो जाता है। और इसी को जो है ऑप्शन नंबर बी सही है, क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। ये कह रहा है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है। तो डीएनए से आरएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए, और सी ऑप्शन क्या है, न्यूक्लियोटाइड से डीएनए, न्यूक्लियोटाइड से डीएनए, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है, किसके संश्लेषण में काम आता है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए, न्यूक्लियोटाइड से डीएनए, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ये न्यूक्लियोटाइड से जब डीएनए बनता है तो न्यूक्लियोटाइड से डीएनए बनाने का कार्य डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम करता है, जिसके कारण ये न्यूक्लियोटाइड से डीएनए संश्लेषण में काम आता है। न्यूक्लियोटाइड से क्या बनता है, डीएनए के संश्लेषण में क्या करता है, काम आता है। तो ये जाने रहिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कब काम करता है, तो न्यूक्लियोटाइड, जब न्यूक्लियोटाइड से डीएनए बनता है। किससे, न्यूक्लियोटाइड से क्या बनता है मित्रों, डीएनए बनता है। क्लियर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। आइए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं क्या कह रहा। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, डीएनए के अणुओं के संयोजन में कितने प्रकार के नाइट्रोजनी समाचार भाग लेते हैं। फिर से देखिए, कह रहा है डीएनए के अणुओं के संयोजन में कितने प्रकार के नाइट्रोजनी समाचार भाग लेते हैं। तो देखिए कितने, ऑप्शन ये है 5, बी है 2, सी है 4, डी है 3। कितने समाचार, कितने जो है बेस भाग लेते हैं। समाचार नहीं समझ पा रहे होंगे तो बेस समझिए, कितने बेस होते हैं डीएनए के संयोजन में, डीएनए अणुओं के संयोजन में कितने बेस भाग लेते हैं। ऑप्शन ए 5, बी 2, सी 4, डी 3। बताइए मित्रों, ऑप्शन नंबर सी सही है। कितने भाग लेते हैं, 4 बेस भाग लेते हैं। कौन कौन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। ये 4 बेस भाग लेते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। जबकि आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। क्लियर मित्रों। अब प्रश्न ये बनता है, विटेकर ने, क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए, विटेकर ने 5 जगत
फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को किस क्रम में वर्गीकृत किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हिटेकर महोदय ने 5 जगत वर्गीकरण को या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को किस क्रम में वर्गीकृत किया, क्लासिफाइड किया? देखिए ऑप्शन ये है मोनेरा, प्रोटिस्टा, यूबैक्टीरिया, एनिमेलिया, प्लांटी। ध्यान से सुनना। अरे व्हिटेकर महोदय ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था उसका क्रम यहाँ पूछा गया है। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये क्या है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, यूबैक्टीरिया, एनिमेलिया, प्लांटी। ध्यान से सुनना। बी ऑप्शन क्या है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। सी ऑप्शन है मोनेरा, प्रोटिस्टा, आर्चीबैक्टीरिया, प्लांटी, फंजाई। डी ऑप्शन क्या है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एल्गी, एनिमेलिया। तो मित्रों बताइए, सोच समझ कर बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो व्हिटेकर महोदय ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को किस क्रम में क्लासिफाइड किया? तो मित्रों देखिए इसका ऑप्शन बी सही है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मोनेरा है, फिर इन्होंने दूसरे नंबर पर प्रोटिस्टा को रखा, फिर फंजाई को रखा, फिर किसको रखा? प्लांटी को, फिर एनिमेलिया। तो क्रम में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी और एनिमेलिया। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। कह रहा है सेल में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं? सेल में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं मित्रों? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ये है 2, बी 3, सी 4 और डी 6। देखिए क्या मित्रों कह रहा है कोशिका में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं? बताइए जरा, ये तो जो है हाई स्कूल की चीज है। सेल में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं? 3 प्रकार के मित्रों। यहाँ ज्यादा समय लेने की जरूरत है नहीं। कितने प्रकार के? 3, अर्थात बी ऑप्शन सही है। कितने आरएनए? 3। कौन कौन मित्रों? यही है एम आरएनए, टी आरएनए और आर आरएनए। ये 3 प्रकार के आरएनए भाग लेते हैं। कोशिका में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं? 3 प्रकार। कौन कौन? एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। कह रहा प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सी संरचना नहीं पाई जाती? प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सी संरचना नहीं पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 11 की बात हो रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सी ऐसी संरचना है जो नहीं पाई जाएगी। देखिए ऑप्शन, ऑप्शन ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी न्यूक्लियोलस, ऑप्शन सी वैक्यूल्स, ऑप्शन डी सभी। से बताइए, बहुत तेज। ये हम बता चुके हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में। प्रोकैरियोटिक में कौन सी संरचना नहीं पाई जाएगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाएगा, न्यूक्लियोलस नहीं पाया जाएगा, वैक्यूल्स नहीं पाया जाएगा, ये सभी नहीं पाया जाएगा। क्या नहीं पाया जाएगा बताइए? बताइए मित्रों। क्वेश्चन नंबर 11 का मैं बता दूं कि आपको आपका नंबर डी सही होगा कि सभी नहीं पाए जाएंगे। न न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, न न्यूक्लियोलस होगा और ना वैक्यूल्स होगा। पहली चीज, वैक्यूल्स जो होता है, रिक्तिका जो पाई जाती है वो प्लांट सेल में पाई जाती है। दूसरी चीज ये जान लीजिए, एनिमल सेल की अगर हम बात करते हैं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। ये चीज हम कई बार बता चुके हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होने के कारण यहाँ जो न्यूक्लियर मैटर रहते हैं वो क्या होते हैं? स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे रहते हैं। क्लियर? देखो, और न्यूक्लियोलस नहीं पाया जाता, केंद्रिका नहीं पाई जाती यहाँ, और वैक्यूल्स तो प्लांट सेल में पाया जाता है। इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल में इसमें कोई भी तीनों ऑप्शन में से कोई भी संरचना नहीं पाई जाती। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। कह रहा है विभज्योतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्थिति के अनुसार होता है। देखिए, विभज्योतिक ऊतक या मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होता है, ऊतक होता है, वो किस स्थिति के अनुसार होता है?
तो क्या क्या कौन कौन सी स्थिति होती है, स्थिति देख लेते हैं। ऑप्शन ये है शीरस्थ या इसी को एपिकल भी कहा जाता है, बी है अंतर्वेशी, सी है पार्श्वी या लेटरल और उपयुक्त सभी। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्थिति के अनुसार होता है कि शीरस्थ होता है कि अंतर्वेशी होता है कि पार्श्वी होता है कि उपयुक्त सभी प्रकार के। आइए मित्र क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है विविधोत्तर स्थिति के अनुसार होता है, शीरस्थ, अंतर्वेदी, पार्श्वी, उपयुक्त सभी। कौन ऑप्शन सही होगा? तो चारों ऑप्शन सही है, तीनों ऑप्शन सही है मित्रों। शीरस्थ भी होता है स्थिति के अनुसार, कंडीशन पर निर्भर करता है, एपिकल होता है, अंतर्वेदी, पार्श्वी होता है, लेटरल भी हो जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, उपयुक्त सभी सही है। यानी जो है ये तीनों के अनुसार होता है, कंडीशन पर निर्भर करता है, स्थिति पर निर्भर करता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। कह रहा निम्न ऊतक की कोशिकाओं में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा निम्न ऊतक की कोशिकाओं में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है? टीजीटी पूछा गया क्वेश्चन। निम्न ऊतक की कोशिकाओं में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है? ऑप्शन देखिए, स्थूल कोण ऊतक, दृढ़ ऊतक, विभज्य ऊतक, जटिल ऊतक। बताइए मित्रों, ध्यान से बताइए। कह रहा निम्न ऊतक की कोशिकाओं में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है? तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। विभज्य ऊतक विभाजन की क्षमता विभज्य ऊतक में होती है और विभज्य ऊतक को हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर कौन सही है? सी सही। विभज्य ऊतक में विभाजन की क्षमता होती है, इसीलिए इसका नाम ही पड़ा है विभज्य ऊतक। जो ऊतक विभाजन करे उसी को विभज्य ऊतक कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। निम्न में से किसकी परिपक्व, निम्न में से किसकी मैच्योर सेल जो होती है, एडल्ट जो सेल होती है वो मृत होती है? निम्न में से किसकी परिपक्व कोशिकाएं मृत हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं? देखिए, मृद ऊतक की या कैम्बियम या एधा की, दृढ़ ऊतक रेशे की, और जो है स्थूल कोण ऊतक की। क्वेश्चन आपके इर्द गिर्द ये टहल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 वाला आपके इर्द गिर्द टहल रहा है। निम्न में से किसकी परिपक्व कोशिकाएं मृत होती हैं, डेड हो जाती हैं? परिपक्व कोशिकाएं मैच्योर जो सेल होती हैं वो क्या हो जाती है मित्रों? डेड हो जाती हैं, मर जाती हैं। मृदूतक, एधा, दृढ़ ऊतक, रेशे, स्थूल कोण ऊतक। यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही है मित्रों, दृढ़ ऊतक रेशे, दृढ़ोतक रेशे। ऑप्शन नंबर सी सही है। कैसे? जैसे हम देखे हो सन, देखे हो सन, तो सन अगर आप देखे होंगे तो आप देखे होंगे कि पहले वो कास्टिक होता है बाहर से, दृढ़ ऊतक होता है बाहर से, और वो जब उसका जो है क्या किया जाता है, जब वो परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, उसकी सेल मैच्योर हो जाती है तो डेड हो जाती है। और इसीलिए डेड कुछ देखिए हरा भी रहता है, तब भी डेड बनाने के लिए क्या करते हैं लोग, तालाब वगैरह में उस सन को रख देते हैं, जिसको देहात की भाषा में पेटुआ भी बोलते हैं। सन को क्या बोलते हैं? पेटुआ भी बोलते हैं। और उसी से रस्सी बनते हैं। कपास वपास में भी रेशे पाए जाते हैं, तो दृढ़ ऊतक रेशे। तभी तो हमने कहा आपके इर्द गिर्द टहल रहा है, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। तो दृढ़ ऊतक रेशे होगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में से किसकी परिपक्व कोशिकाएं मृत हो जाती हैं? जब वो मैच्योर हो जाती हैं तो उसको जो है सड़ा करके मैच्योर बना दिया जाता है, मृत हो जाती हैं और उसका रेशा निकाल लिया जाता है, दृढ़ ऊतक रेशे। मित्रों आज के लिए बस इतना ही। मित्रों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।